हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल डॉक्टर अभिजीत फोटो एंड टेक पे। तो आज मैं आपको जिस तरीके की फोटोग्राफी के बारे में समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, इसे कहते हैं मिनिमलिस्टिक फोटोग्राफी। फ्रेंड्स, अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आपको मेरे आसपास क्या दिख रहा है? आप कहोगे मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है, मेरी दीवार दिख रही है। इसके अलावा आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं दिख रही है जिसपे आपका ध्यान जाए। यानी इस तरह की वीडियो में सब्जेक्ट मैं हूं और मेरे आसपास कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की फोटोग्राफी कंपोजिशन जब हम अपने फोटो में यूज करते हैं उसे हम मिनिमलिस्टिक कहते हैं। हालांकि मिनिमलिस्टिक फोटोग्राफ्स में सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होना या सिर्फ सब्जेक्ट का होना ही काफी नहीं होता। तो मिनिमलिस्टिक फोटोज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हम पहले जान लेते हैं। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है और जो मिनिमलिस्ट फोटो की नहीं बल्कि सारी ही फोटोग्राफी की कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपका फोकस बिल्कुल टैक शार्प होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान रखना, मैं कंपोजिशन या इक्विपमेंट या इन्वायरमेंट या किसी भी चीज के ऊपर सबसे पहले शार्पनेस को ध्यान देता हूं, क्योंकि यदि आपके सब्जेक्ट पे आपके कैमरा ने शार्प फोकस नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। तो जो पहली चीज होती है, लाइक एनी अदर फोटोग्राफी, कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर एक शार्प फोकस होना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि आपके सब्जेक्ट का रिलेटिव साइज। फ्रेंड्स, रियल लाइफ में सब्जेक्ट आपसे भी ऊंचा हो सकता है या आपसे भी बड़ा हो सकता है, बट आपको अपने फोटो फ्रेम पे उस सब्जेक्ट की रिलेटिव साइज को छोटा रखना है ताकि आप उसके आसपास की एनवायरनमेंट को एक स्पेस दे सको और आपको एक रिलेटिव साइज पता चल सके कि उसके एनवायरनमेंट की तुलना में उस सब्जेक्ट का साइज क्या है। और आपको चीजें जानने में ध्यान रखनी है वो है कि आपके सब्जेक्ट और आपके बैकग्राउंड के बीच में एक प्रॉपर सेपरेशन होना चाहिए। यदि आपका बैकग्राउंड काफी क्लटर्ड है और यदि आपका बैकग्राउंड बहुत क्लटर्ड नहीं है तो एटलीस्ट यू हैव टू हैव ए कॉन्ट्रास्टिंग अपीयरेंस। आपके सब्जेक्ट और आपके बैकग्राउंड के बीच का एक कॉन्ट्रास्ट अपीयरेंस होना जरूरी है। कॉन्ट्रास्ट अपीयरेंस जानने के लिए अपने आप कलर व्हील्स को देखा होगा, तो कलर व्हील का आप रेफरेंस ले सकते हैं कि किस कलर के अगेंस्ट कौन से कलर का कॉन्ट्रास्ट हमारा ज्यादा बेहतर खिलता है। इसके अलावा हम लोग कंपोजिशंस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि रूल ऑफ थर्ड कंपोजिशन या फिर डायगोनल कंपोजिशन। इन सबके एग्जांपल्स मैंने आपको यहां अब दिए हैं। थर्ड का यूज करते हुए इस फोटो की कंपोजिशन को देखें तो हमें सबसे पहले एडिट में जाना होगा और वहां से क्रॉप टूल को सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे ही हमने क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया, आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा प्राइम सब्जेक्ट है, जो ये बर्ड है, ये हमारे रूल ऑफ थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ रही है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोली थी, हमारे सब्जेक्ट का रिलेटिव साइज। तो हम देख पा रहे हैं कि काफी बड़ा हमने एक बैकग्राउंड लिया है जिसके सामने हमारी चिड़िया छोटी दिख रही है थोड़ी। और तीसरी चीज था नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल। तो बर्ड जिस तरफ अप्रोच कर रही है, बर्ड की साइट जिस तरफ है, यूजुअली रूल ऑफ थर्ड में ये कहा जाता है कि आप रूल ऑफ थर्ड में जो नेगेटिव स्पेस है वो उस तरफ छोड़ोगे जिस तरफ उस एनिमल का, उस ह्यूमन बीइंग का या फिर उस क्रिएचर का विजन हो या वे ऑफ मोशन हो। तो यदि चिड़िया उड़ेगी तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि सामने की ओर उड़ेगी। चिड़िया देख रही है तो सामने की ओर देख रही है। इस कंडीशन में हमारा ये रूल ऑफ थर्ड अप्लाई हो रहा है। दूसरी बात, हमारा बैकग्राउंड से फोरग्राउंड का सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी खूबसूरत सा है। और तीसरी चीज़, हमारी जो चिड़िया है ये काफ़ी पॉप आउट कर रही है एक कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड के अगेंस्ट। हमारी चिड़िया एक ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ कलर में है, जबकि हमारा जो बैकग्राउंड है ये एक ग्रीनिश काइंड ऑफ कलर में है। तो इस बैकग्राउंड पे हमारा जो बर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा पॉप आउट कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर कि आपका फोरग्राउंड ज़्यादा एक्सपोज्ड है, बैकग्राउंड ज़्यादा एक्सपोज्ड है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मिनिमलिस्ट फोटोग्राफ्स में आप हमेशा बैकग्राउंड को ही ओवर एक्सपोज्ड रखें, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मुझे एक अच्छी लाइटिंग मिल रही थी बर्ड के ऊपर, मैंने बर्ड के ऊपर अपने एक्सपोजर को सेट किया और बर्ड को मैंने प्रॉपरली एक्सपोज किया। तो चलते हैं अब अपने अगले एग्जाम्पल की ओर, जो है डायगोनल कंपोजिशन का एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर, जो है डायगोनल कंपोजिशन का एग्जाम्पल। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो क्रिएचर्स हैं ये एक पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं और ये पत्थर एक तरह का डायगोनल का यूज़ कर रहा है। फ्रेंड्स, यदि आप थोड़ा ठीक से देखें तो मैंने इसमें दो रूल्स को कंबाइन किया है। बेसिकली यहाँ पे डायगोनल का तो रूल है ही, साथ में मैंने रूल ऑफ थर्ड को भी कंबाइन किया है। जब आप
क्रॉप टूल पे जाएंगे और जैसे ही आप क्रॉप को ऑन करेंगे आप देख पा रहे हैं कि दो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। पहली चीज़, जो हमारा डायगोनल है वो नीचे के 2/3 को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल हो गया कंपोजिशन। और दूसरी चीज़ की जो हमारे मैकैक्स हैं ये हमारे रूल ऑफ थर्ड के ऊपर हैं, यानी कि एक मैकैक हमारे एक इंटरसेक्शन पे, दूसरा हमारे दूसरे इंटरसेक्शन के पास है। और इसके अलावा जिस तरफ हमारे मैकैक्स का विजन है उस तरफ हमने एक बड़ा सा नेगेटिव स्पेस लिया है, जो कि बेसिकली वहाँ एक वाटर बॉडी के ऊपर पड़ रहा रिफ्लेक्शन था वहाँ के पेड़ों का। तो एक ग्रीन कलर का हमें ह्यू मिल रहा था वहाँ पे, एक ग्रीनिश ह्यू के अगेंस्ट जो मैकैक्स के व्हाइट हेयर है। और यहाँ पे मुझे एक बैकलाइट का भी थोड़ा फ़ायदा मिला, क्योंकि जो सनलाइट थी वो मैकैक्स के सर के पीछे से थी, तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पे बैकलाइटिंग, बड़ी खूबसूरत सी बैकलाइटिंग मिल गई है। और मुझे बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छे लाइट बुका मिल गए हैं मुझे वाटर बॉडी में। तो इस तरीके से ये मैंने नेगेटिव स्पेस का यूज़ किया, यहाँ पे डायगोनल कंपोजिशन का यूज़ किया, और साथ में मैंने मैकैक्स को इंटरसेक्शन पे रखा है रूल ऑफ थर्ड के। तो ये रूल ऑफ थर्ड, डायगोनल और नेगेटिव स्पेस तीनों का एक एमलगमेशन है इस फोटो के अंदर। इसे भी आप एक मिनिमलिस्ट फोटो कह सकते हैं एक वाइल्ड लाइफ सेटअप में। हालांकि इस तरह की फोटोज वाइल्ड लाइफ में मिलना थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि जंगलों में चीज़ों पर आपका नियंत्रण थोड़ा कम रहता है फ्रेंड्स। एक तीसरे तरह की फोटो जहां पर मैंने रूल ऑफ थर्ड को थोड़ा डिफरेंटली यूज़ किया है। जैसे ही आप यहाँ पे क्रॉप में आएंगे फ्रेंड्स, तो क्रॉप टूल में जैसे ही हम लोग आते हैं उसे सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पहली चीज़ की है, मैंने हाई होराइजन को चूज़ किया है कि होराइजन को मैंने अपर थर्ड के ऊपर रखा है और सब्जेक्ट को मैंने लोअर थर्ड के इंटरसेक्शन पे रखा है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा लोअर थर्ड बना रहा है और उसके ऊपर एक अच्छा खासा नेगेटिव स्पेस हमें मिल रहा है। साथ ही साथ जो डक है, डक के बेसिकली एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, इसकी दो दिशाएं हो सकती हैं, या तो ये सामने की ओर जाना चाहे या तो ये ऊपर उड़ने की ओर जाना चाहे। इस कंडीशन में हमारे पास एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही कंडीशन में हमारे पास एक सफिशिएंट नेगेटिव स्पेस हमें मिल रहा है। तो इस हिसाब से इसे हम एक मिनिमलिस्ट फोटो दे सकते हैं। हालांकि एक प्रॉपर मिनिमलिस्ट फोटो का एग्जांपल इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं फोरग्राउंड में, जैसे काफ़ी सारी घास है, एक छोटी सी वाटर बॉडी है जो कि इन फोकस आई है, बट अदरवाइज हमें एक सिग्निफिकेंट शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिली है, जिसकी वजह से हम इसे एक मिनिमलिस्ट फोटो की श्रेणी में डाल सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे। इसके अलावा कौन कौन सी तरह की फोटोज ऐसी होती है जिनको कि मिनिमलिज्म कहा तो जा सकता है बट एक्चुअली वो किसी और जोनरा की होती है, जैसे कुछ तरह की एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी। लेकिन हर एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफ को मिनिमलिस्ट कहें ये संभव नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी का एक लॉ होता है जिसे हम कहते हैं कि अनआइडेंटिफाइबल सब्जेक्ट। हम लोग अपने कैमरा को इस तरीके से उसके क्लोज या उससे दूर लेकर जाते हैं या फिर फोटो कंपोजिशन कुछ इस तरीके से करते हैं जिससे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो अनआइडेंटिफाइबल हो जाता है और हमें बस उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पैटर्न्स या फिर लाइट ट्रेसिंग या फिर सब्जेक्ट की एक मूवमेंट जैसी हमको देखने को मिलती है। उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी। एग्जाम्पल मैंने आपको ये दे रखा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जिस फोटो का एग्जांपल लेने वाले हैं ये एक एब्स्ट्रैक्ट फोटो भी है और एक मिनिमलिस्ट फोटो भी। एब्स्ट्रैक्ट फोटो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो कि आखिर ये फोटो मैंने ली किस चीज़ की है। बेसिकली एक पेटल की फोटो है जो मैंने मैक्रो लेंस 90mm 2.8 अपर्चर पे ली है। यहाँ पे आपको गौर करने की बात यह है कि मिनिमलिज्म इसलिए है क्योंकि इस पूरे पेटल में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मैंने डेलिबरेटली इन फोकस रखा है, एक बहुत ही नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ, जबकि बाकी सारा मैंने आउट ऑफ फोकस रखा है। और आपको यहाँ पे जिस हिस्से पे मैंने फोकस को रखा है वहाँ पे सिर्फ उस डायरेक्शन से आती हुई लाइट आपको दिख रही है, जो कि कुछ हद तक आप ही मन में जिज्ञासा का भावना रखती है कि आखिर ये तस्वीर है किस चीज़ की। तो आपके मन में दोनों चीज़ें हो जाती है, एक क्वेश्चन मार्क भी हो जाता है आखिरकार ये फोटो किस चीज़ की है, और दूसरी चीज़ कि आपको स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखती भी नहीं है और आपको बैकग्राउंड से भी एक अच्छा खासा सेपरेशन मिल जाता है। तो इसीलिए इस फोटो को हम एब्स्ट्रैक्ट कम मिनिमलिज्म की श्रेणी में डाल सकते हैं। हालांकि जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि हर एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी एक मिनिमलिस्ट फोटो नहीं हो सकती। और चलते हैं अब आगे। तो फ्रेंड्स, मिनिमलिस्टिक फोटोग्राफी के बारे में हमने अभी तक क्या जाना। सबसे पहली चीज, आपके सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच या तो सेपरेशन होना चाहिए या फिर कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, और आपके सब्जेक्ट के चारों तरफ ज्यादा कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसे कहते हैं हम लोग नेगेटिव स्पेस।
नेगेटिव स्पेस की भूमिका मिनिमलिस्टिक फोटोग्राफी में फ्रेंड्स काफी ज्यादा है। नेगेटिव स्पेस बेसिकली उस स्पेस को कहते हैं जिस तरफ हमारा सब्जेक्ट जाने के लिए इंटेंडेड था, यानी जाने की कोशिश कर रहा था या देखने की कोशिश कर रहा था या उस तरफ किसी चीज को वो टारगेट कर रहा था। एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पे इन फोटोज में दे रखा है। यहाँ पे मैं एक और आपको खूबसूरत एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको एक दिखाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बर्ड है, ये सामने की ओर देख रही है और इवेंचुअली ये बर्ड इस डायरेक्शन में ही उड़ी है, ठीक है। लेकिन इसके सामने का जो स्पेस है यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये बर्ड के उड़ने की दिशा में या फिर विजन और उड़ने की दिशा की ओर जो एक नेगेटिव स्पेस है, इसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। तो अब चलते हैं आगे। इसके अलावा हम लोग चीज यूज कर सकते हैं, वो है डायगोनल कंपोजिशन। फ्रेंड्स, डायगोनल कंपोजिशंस काफी अपीलिंग होती हैं क्योंकि उनमें हम लोग डायगोनल का यूज करते हैं और उसके अराउंड हम लोग सब्जेक्ट को रखने का प्रयास करते हैं, जिसके साथ यदि हम लोग नेगेटिव स्पेस को ज्वाइन करें तो फोटोज की कंपोजिशन बहुत अच्छी हो सकती है। उदाहरण के लिए मैंने आपको ये तस्वीर दे रखी है। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि मैंने डेलिबरेटली एक फ्लावर पेटल से अपने लेंस के सामने कवर करके मैंने एक डायगोनल कंपोजिशन बनाने की कोशिश की और साथ ही में मैंने काफ़ी सारा नेगेटिव स्पेस इंट्रोड्यूस किया है फोटो में, ताकि मुझे एक सेपरेशन का भाव मिले। और इसे भी आप मिनिमलिस्ट फोटो कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ माँ का हाथ दिख रहा है और बच्ची का चेहरा दिख रहा है, बाकी कुछ भी आपकी स्क्रीन पे अपीयर नहीं कर रहा है। तो यदि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि फ्लावर पेटल या कोई कपड़ा या कोई कागज़, तो उससे भी आप डिफरेंट क्रिएटिव लुक्स को ट्राई करके एक मिनिमलिस्टिक फोटो ले सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा अभी तक कि मिनिमलिस्ट फोटोग्राफी एक डिफिकल्ट आर्ट है। आपको यदि वाइल्ड लाइफ कंडीशंस में मिनिमलिस्टिक फोटोग्राफी करनी है तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी उस तरीके के बैकग्राउंड को खोजने के लिए, और कोशिश करनी पड़ेगी कि आप एक ऐसे फोकल लेंथ का फिर ऐसे अपर्चर का लेंस यूज करें जो कि आपको प्रॉपर सेपरेशन दे सके। क्योंकि वाइल्ड लाइफ में आपको अक्सर एक चीज की प्रॉब्लम होती है, वो है बैकग्राउंड सेपरेशन। यदि सब्जेक्ट बहुत दूर है और जंगलों में छुपा हुआ है तो कई बार आप जंगलों को उससे आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मिनिमलिस्टिक फोटोग्राफी को कैसे अटेन करें। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि आप अपने कैमरा के मिनिमम एपर्चर वैल्यू को सेट करें, जिस एपर्चर वैल्यू पे आपका जो कैमरा है मिनिमम डेप्थ ऑफ फील्ड को रख सकता हो। दूसरी बात, शटर स्पीड को उस लेवल पर रखें जिस लेवल पे आप सामने सब्जेक्ट के मोशन को फ्रीज कर सके। फ्रेंड्स, अगर हम लोग सब्जेक्ट के मोशन को फ्रीज नहीं कर पाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा आउट ऑफ फोकस होगा या फिर ब्लर्ड होगा, और वो चीज हमारे मिनिमलिस्टिक का जो पहला नियम है कि सब्जेक्ट मस्ट बी इन टैक शार्प फोकस, वो खत्म हो जाएगी। तो हमारा काम है अपने सब्जेक्ट के मोशन को फ्रीज करना, ना कि मोशन के ब्लर को दिखाना। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक प्रॉपर लाइटिंग सिचुएशन होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम डार्क कंडीशन से मिनिमलिस्टिक फोटोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप ऐसे किसी कंपोजिशन का यूज कर रहे हैं जैसे कि हाई की, जैसा मैंने एग्जांपल में आपको यहां पे दिखाया, यहां पे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये एक हाई की फोटो का उदाहरण है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहां पे सिर्फ सब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल टैक शार्प फोकस में है, लेकिन आपको ना तो बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा है और न ही ये जिस वाटर बॉडी में खड़ा है इस वाटर बॉडी की कोई आपको डिटेल्स दिख रही हैं। तो बेसिकली इसे एक हाई की फोटो होता है जहां पे मैंने दो तरह की कंपोजिशन यूज की है। एक है यहाँ पे हाई की जो इटसेल्फ एक कंपोजिशन है, और दूसरी जो मैंने यूज की वो सिमेट्री का यूज किया है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर मैं क्रॉप में जाऊं तो आप देखोगे कि भाई ऑलमोस्ट 50% मैंने स्पेस दिया है और 50% स्पेस में आपका सब्जेक्ट है और बाकी 50% स्पेस में जो उस सब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है वाटर बॉडी पे वो है। तो आप हाई की फोटो को ही मिनिमलिस्ट का लुक दे सकते हो, बशर्ते कि आपके बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में अगर आप मिनिमम डिटेल्स को रखते हो तो इस हाई की तरह की फोटोग्राफी के लिए आपके पास एक बहुत ही प्रॉपर वेल लिट बैकग्राउंड होना जरूरी है, और साथ ही बैकग्राउंड को आप ऐसा रखें कि जरूरत पड़ने पर पोस्ट प्रोसेसिंग आप बैकग्राउंड को पूरी तरीके से हटा सकें। तो फ्रेंड्स, आप जरूर ट्राई करें इन सब फोटोग्राफी टेक्निक्स को, और मेरा यकीन है कि आप बहुत ही खूबसूरत मिनिमलिज्म फोटोग्राफ्स को खींच पाएंगे।
देखिए दोस्तों, मिनिमलिस्टिक फोटोग्राफी एक डिबेटेबल सब्जेक्ट जरूर है, क्योंकि इसमें काफी हद तक पोस्ट प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है। लेकिन मेरा बिलीव करें, अगर आपने एक खूबसूरत मिनिमलिस्ट फोटोग्राफ खींचने में सफलता पा ली, तो वो फोटोग्राफ आपकी फोटोग्राफी में 4 चांद लगा सकता है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, मैं देता रहूंगा आपको अपडेट, और इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद।